जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूँ आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे थे कि आईएएस की तैयारी कैसे करें। हमने अपने पहले वीडियो में देखा कि आईएएस की तैयारी करने से पहले हम ये जानें कि आईएएस की तैयारी करने से पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं, यानी आईएएस के एग्ज़ाम कैसे होते हैं, कौन सी संस्था इसको कंडक्ट कराती है, कितने तरह के आईएएस के प्रीलिम्स मेंस में पेपर होते हैं, इसका इंटरव्यू कैसे होता है, फाइनल रिजल्ट कैसे बनता है। हमने ये सब चीज़ें अपने पहले वीडियो में अच्छे से देख लिया है। आप सब उम्मीद है कि आप सब अच्छे से समझ गए होंगे कि आईएएस की तैयारी करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग में लेके चलनी है। और आप तो जानते हैं कि अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इंटर पास किए होंगे, अभी ग्रेजुएशन स्टार्ट किए होंगे, उनके मन में भी आईएएस की तैयारी करना होगा। कुछ ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन के लास्ट फाइनल ईयर में होंगे, वो भी आईएएस की तैयारी करना चाह रहे होंगे। तो वे बच्चे जो अभी इंटर पास किए हैं और जो ग्रेजुएशन के अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या लास्ट ईयर में है, वो तैयारी करना अगर चाहते हैं तो सबसे पहले वो इस वीडियो को अच्छे से देख लें और समझ लें कि आईएएस की तैयारी करने से पहले क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो हमने यहाँ तक की चीज़ों को पूरा देख लिया है कि आईएएस की तैयारी करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अब हम जो हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, यानी जिसको हम प्राथमिक परीक्षा बोलते हैं, जो हमारा प्राथमिक परीक्षा होता है, हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या कैसे पेपर आते हैं, उस पेपर में कितने क्वेश्चंस होते हैं, और पेपर का नेचर क्या होता है, उसका सिलेबस क्या होता है। इस वीडियो में हम उसके बारे में जानेंगे कि इसके सिलेबस, नेचर के बारे में पेपर के। तो आपने पहले वीडियो में देखा ही होगा कि प्रीलिम्स जो होता है, यानी जो हमारा प्राथमिक परीक्षा होता है, उसमें दो पेपर होते हैं। एक होता है GS1, एक होता है GS2, यानी जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन 1 का एक पेपर होता है, एक सामान्य अध्ययन का पेपर 2 होता है। इसी को जो GS2 का पेपर होता है उसको सीसैट के नाम से जाना जाता है। सीसैट इसी को बोलते हैं। सीसैट ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जो सीसैट का पेपर होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसको बोलते हैं सीसैट को सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका फुल फॉर्म जो होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट बोला जाता है। तो प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, एक होता है GS1 का, एक होता है GS2 का। GS2 को बोलते हैं सीसैट। आप इसको ध्यान से याद रखिएगा अपने दिमाग में। तो GS1 जो होता है, जो इसका पहला पेपर बोलता है, उसको हम जनरल स्टडीज 1 है। यानी GS1 में कितने क्वेश्चन आते हैं? तो कुल 100 क्वेश्चन आते हैं, यानी 100 क्वेश्चन GS1 में आते हैं। और कितने मार्क्स का होता है? ये 200 मार्क्स का होता है, यानी 200 मार्क्स का होता है। यानी जो प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क का हो गया? 2 मार्क्स का। यानी आप इसको याद रखिएगा कि जो GS1 का पेपर होता है उसमें कुल 100 क्वेश्चंस आते हैं। और 100 क्वेश्चन कितने मार्क के हो? तो पूरा मार्क होता है 200 मार्क का। यानी प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क का हो गया? 2 मार्क्स का। और ये 2 घंटे का पेपर होता है, यानी आपको 100 क्वेश्चन 2 घंटे में करने होते हैं। और जो GS2 का पेपर होता है उसमें क्वेश्चन जो होते हैं 80 होते हैं, यानी 80 क्वेश्चंस होते हैं। बट ये भी 200 मार्क्स का ही होता है, और इसके लिए भी 2 घंटे ही आपको मिलते हैं। और इसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन हो जाता है कितने मार्क का हो जाता है? 2.5 मार्क्स का होता है। तो आप याद रखिएगा कि GS1 में 100 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन GS2 में 80 क्वेश्चन आते हैं। यानी फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, सेकंड पेपर में 80 क्वेश्चन आते हैं। बट दोनों में ही जो मार्क्स होते हैं, यानी जो फुल मार्क्स होता है, वो 200 का होता है, GS1 में भी और GS2 में ही। तो GS1 भी 2 घंटे का होता है, GS2 का जो पेपर होता है प्राथमिक पेपर, वो भी 2 घंटे का ही होता है। बट GS1 का जो पेपर होता है उसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और जो GS2 में जो प्रत्येक क्वेश्चन कितना हो जाता है? 2.5 मार्क्स का। आप इसको याद रखिएगा। और दोनों पेपर ही निगेटिव मार्क्स होते हैं, 1/3 निगेटिव मार्क्स दोनों ही पेपर में होता है। यानी पेपर 1 में भी निगेटिव मार्क आता है और GS2 में भी निगेटिव मार्क्स होता है। नकारात्मक अंक आपके कटते हैं, 1/3 होता है ये। और दोनों के दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आते हैं इसमें। सीधे 4 ऑप्शन आपको दिए होते हैं, उन 4 ऑप्शन में से आपको एक से सही करना होता है। अगर आपने गलत ऑप्शन चूज कर लिया तो आपके इसके मार्क्स कटेंगे, आप याद रखिएगा। और आप इस बात को याद रखिएगा कि जो हमारा प्री का कट ऑफ क्लियर होता है वह GS1 से ही होता है। GS2 जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी GS2 जिसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें से आपको 33% ही मार्क्स लाने होते हैं। 80 में से आपको अगर 33, जो 80 क्वालिफाइंग क्वेश्चन होता है
इस 200 मार्क्स का होता है, इसमें 33% मार्क्स आप अगर ले आएंगे तो GS2 जो है आपको आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी हमारा जो कट ऑफ क्लियर होता है IAS की प्री का, वो फर्स्ट पेपर से ही क्लियर होता है। यानी आपको दोनों, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में एक को वेटेज देंगे एक को नहीं। दोस्तों आप याद रखिएगा, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं वो भी कभी कभी इस पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, और इस GS1 में वो अच्छे मार्क्स ले आते हैं, लेकिन इसको हल्के में ले लेते हैं तो इसमें वो क्लियर नहीं कर पाते। तो आप याद रखिएगा कि आप जब तैयारी स्टार्ट करें तो आप दोनों बातों को ध्यान से लेके चलिएगा, दोनों ही सब्जेक्ट में आप बराबर वेटेज दीजिएगा कि GS1 के भी क्या क्या सिलेबस हैं, GS2 के क्या क्या सिलेबस है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो आप इस चीज़ को अपने दिमाग में अच्छे से रखिएगा कि आपके जो प्री क्वालिफाइंग माना जाएगा, और GS1 में जो नंबर आते हैं, जो आपका कट ऑफ होता है, उस कट ऑफ से आप प्री क्वालिफाइंग मानेंगे। हम आपको इसके आगे आने वाले जो वीडियो होगा उसमें मैं बताऊंगा कि पिछले 5 सालों में IAS के प्री का कट ऑफ क्या रहा है, मतलब आपको मिनिमम कितने क्वेश्चन अगर आप सही कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। दोस्तों अब हम देख लेते हैं GS1 का सिलेबस क्या है, यानी हमारा जो जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 होता है उसके सिलेबस क्या है। तो देखिए, पहले हम सिलेबस को GS1 और GS2 इन दोनों का सिलेबस हम देख लेंगे जो UPSC जिस तरह से देती है। पहले उस लैंग्वेज में हम इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या UPSC जब जारी करती है अपने फॉर्म को, नोटिस को, तो उसमें किस लैंग्वेज में लिखती है। बाद में हम आसानी से इसको मैं अपने लैंग्वेज में इसको डिकोड कर दूंगा कि आपको बेसिक मतलब क्या क्या दिमाग में लेके चलना है। तो देखिए, सबसे पहला जो UPSC का सिलेबस में जो दिया जाता है उसमें लिखा है करंट इवेंट्स, मतलब सामान्य, उस समय की जो तात्कालिक घटनाएं हुई हैं, सामान्य घटनाएं। करंट इवेंट्स का मतलब क्या हुआ कि भारत और अंतर्राष्ट्रीय, मतलब इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो रहे हैं उन चीज़ों को भी आपको दिमाग में रखना है। अब मैं आगे बताऊंगा किस तरह के घटनाक्रम। और इसमें जो दूसरा पॉइंट दिया गया है वो दिया गया हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्या क्या इतिहास रहा है, इसके बारे में आपको आसानी से ध्यान रखना है। यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। और इसमें जो तीसरी हेडिंग दी है वो है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी आपको भारत का भी भूगोल पढ़ना है और विश्व का भी भूगोल आपको पढ़ना है। और यहाँ जो इतिहास पढ़ना है वो भारत का इतिहास पढ़ना है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या उसकी भूमिका रही है उसको आपको पढ़ना है। और इसमें जो अगली हेडिंग दी है वह है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, मतलब इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था के बारे में आपको ध्यान रखना है, और उसके गवर्नेंस यानी उसके शासन व्यवस्था कैसे होती है भारत में, इस बातों को आपको याद रखना है। और अगली जो हेडिंग दी है वो है कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक और आर्थिक रूप से जो विकास हुआ है उसको आप अपने दिमाग में रखिए। ये जो UPSC जो नोटिस निकालती है उसमें ये चीज़ें दी गई होती है। मैं इसको अभी अपने लैंग्वेज में इसको डिकोड करूँगा। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट आप याद रखिएगा। और क्या इसमें हेडिंग है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इन्वायरमेंट यानी हमारा पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी, उसकी जैव विविधता, और जो क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं यानी जो वैश्विक घटनाएं जो बदल रही है ना, जो हमारे जलवायु में परिवर्तन होता है कि कब बारिश हो जाए, कब ठंड हो जाए, कब मौसम गर्म हो जाए, इसके बारे में हम अनुमान नहीं लगा पाते, चीज़ें कैसे बदल रही हैं, इन बातों को आप ध्यान रखना। और जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान की चीज़ों को आपको अपने दिमाग में लेके चलना है। तो ये दिया गया होता है। UPSC की अपना फॉर्म निकालती है, जो नोटिस निकालती है, उसमें इस तरह की चीज़ों को दिया गया होता है कि GS1 में आपको क्या पढ़ना है और GS2 की ये सिलेबस है। लेकिन मैं इसको आपको अपने लैंग्वेज में आसानी से समझा देता हूँ। तो देखिए, आप याद रखिएगा जो GS1 होता है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है आप इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि जो करंट इवेंट्स होते हैं उसका मतलब क्या हुआ। करंट इवेंट्स का मतलब क्या हुआ, इसमें हेडिंग होती है करंट इवेंट्स, यानी सामान्य घटनाक्रम या सामान्य समय में जो, मतलब इस वर्तमान समय में जो घटनाक्रम हो रहा है, मतलब इसमें कैसे घटनाक्रम को याद रखना है। तो भारत के लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व लेवल पर किस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, क्या क्या बदलाव हो रहा है, इस घटनाक्रम को आपको दिमाग में रखना है। लेकिन किस आधार पर रखना है वो आप देखिए। तो देखिए, GS1 में बेसिक जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो आप इसको समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा हिस्ट्री।
आपको पूरी इतिहास पढ़नी है। अब आप जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास 3 तरह के होते हैं, एक होता है एंशियंट हिस्ट्री, एक होता है मेडिवल हिस्ट्री, एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, प्राचीन भारत का इतिहास, और मेडिवल हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब होता है आधुनिक भारत का इतिहास। तो आपको तीनों तरह के इतिहास पढ़ने हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, यानी एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। आपको तीनों इतिहास को लेके पढ़ना है। और ये सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री, ये आपकी प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि आप इसको जो पढ़ेंगे तो आप मेंस में भी ये काम देगा और प्रीलिम्स में भी काम होता है। मेंस में बस ये होता है कि रिटन फॉर्म में होता है, यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, गोला फॉर्म में। तो आप इसको समझ गए कि हिस्ट्री में यानी इतिहास में आपको क्या पढ़ना है। दूसरे नंबर पे हो जाएगा पॉलिटी। पॉलिटी मतलब क्या हो जाएगा, इंडियन पॉलिटी मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि भारतीय राज्य व्यवस्था में हमारे जो संविधान है, संविधान में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से संबंधित क्या क्या पावर्स दी गई हैं, क्या क्या शक्तियाँ दी गई हैं, ये सब चीज़ें आपको इसके अंतर्गत पढ़ना पड़ता है, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था। यानी मेन सब्जेक्ट क्या होगा, एक तो आप हिस्ट्री याद रखिएगा, दूसरा पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत का इतिहास, इसको भी आपको कंप्लीटली पढ़ना पड़ता है। और तीसरा सब्जेक्ट आप याद रखिएगा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। आपको भारतीय जो अर्थव्यवस्था होती है उस अर्थव्यवस्था के बारे में भी पूरा पढ़ना होता है। अब इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना है, इसके लिए जब मैं आगे बुक बताऊंगा और जब आपको मैं बताऊंगा कि वैकियर क्वेश्चन कैसे पूछे गए, तो आप समझ जाएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको क्या पढ़ना है। तो आप बस बेसिक अभी पॉइंट अपने दिमाग में लेके चलिए, इतिहास हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, और आप चौथा पॉइंट याद रखिएगा भूगोल यानी जियोग्राफी। भूगोल में आपको भारत का भी भूगोल पढ़ना है यानी इंडिया का भी पढ़ना है और वर्ल्ड का भी पढ़ना है, यानी भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो। चौथा सब्जेक्ट ये हो गया आपका। पांचवा हो गया इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। पर्यावरण जो हमारा हुआ, जो जलवायु हुआ, इस समय जो जैव विविधता है, उसके लिए भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। वो इनडायरेक्टली इसके अंतर्गत शामिल होता है, लेकिन इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपसे, और इस सारे सब्जेक्ट में जो आपको यहाँ बता रहा हूँ ये आपके मेंस में भी सेम यही सिलेबस है, बस वहाँ रिटेन होता है, यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो आप इसको याद रखिएगा। साइंस, इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाती हैं, जो साइंस के अंतर्गत आते हैं, नहीं विज्ञान के अंतर्गत जो चीज़ें आती है वो साइंस और टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी के संबंधित चीज़ें पूछी जाती है। जो नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, जो इसरो से हुए, क्या क्या मिसाइल लॉन्च हुई है, नासा से क्या क्या चीज़ें हुई, तो यानी साइंस इसमें जो होती है वो टेक्नोलॉजी से ज़्यादातर बेस्ड होती है, तो आपको उसको पढ़ना पड़ता है। तो आप इन सब सब्जेक्ट को बेसिक तौर पे याद रखिएगा कि ये मेन सब्जेक्ट आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बाकी जब इसकी नोटिस आता है, इसका जो फॉर्म आता है, तो आप जब उस फॉर्म, आप जब इसका नोटिस पढ़ेंगे तो उसमें जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है कि क्या क्या हेडिंग लिखी होती है, तो सेम ऐसे ही हेडिंग दी गई होती है GS1 की क्या क्या सिलेबस होते हैं। और आप इसका अनुमान जो लगा पाएंगे, इसके जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं, अगर आप 8-10 साल का पेपर आप जब पलट के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से चीज़ें पूछी गई, इतिहास से, भूगोल से, अर्थव्यवस्था से, विज्ञान से। तो दोस्तों, आप उम्मीद है कि आप GS1 यानी फर्स्ट पेपर में जो पूछा जाता है प्री के, आप आसानी से समझ गए होंगे कि बेसिक आपको दिमाग में क्या रख के कौन कौन सब्जेक्ट चलना है। अब हम देखते हैं GS2 यानी जो इसका सीसाइड का पेपर होता है, उसके लिए क्या क्या सिलेबस है, यानी सामान्य अध्ययन पेपर 2 का सिलेबस क्या है। आप इसको पहले UPSC के लैंग्वेज में समझ लीजिए, फिर मैं इसको भी विस्तार से आसानी से अपने भाषा में समझा दूंगा। तो देखिए, उसमें एक होता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन से चीज़ें पूछी जाती है। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन और हिंदी कॉम्प्रीहेंशन दोनों तरह के होते हैं, लैंग्वेज में होता है वो। तो आप चाहे हिंदी वाला करिए चाहे इंग्लिश वाला करिए, सेम कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होगा गद्यांश। आप लोगों ने पढ़ा होगा, उससे क्वेश्चन, एक गद्यांश दिया गया होता है और उस पर आधारित क्वेश्चंस दिए होते हैं। उन क्वेश्चन को आपको करना होता है और सबके 4-4 ऑप्शन दिए होते हैं।
तो अब कॉम्प्रिहेंशन का मतलब समझ गए होंगे। इसमें एक हेडिंग है कि इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है उससे भी संबंधित, यानी जो संप्रेषण कौशल होता है आपका, इंटरपर्सनल स्किल्स और इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी जो आपका संप्रेषण कौशल होता है उससे भी संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाता है। और इसमें तीसरी जो हेडिंग दी गई है आप उसको भी देख लीजिए, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, आप समझ जाइए कि रीजनिंग, सिंपल सी बात यहाँ कहा जा रहा है कि रीजनिंग से भी संबंधित क्वेश्चन इसमें आते हैं। और डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए होते हैं, आपको उन क्वेश्चन दे दिए गए होते हैं, उस पर आपको डिसीजन लेना होता है। कुछ ऐसे ही घटनाक्रम से संबंधित क्वेश्चन दे देते हैं, 4 ऑप्शन दे देते हैं, उनमें 4 में से आपको एक अच्छा वाला ऑप्शन चुनना होता है। और जनरल मेंटल एबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक सिलेबस में एक चीज़ और मेंशन है, बेसिक न्यूमरेसी क्लास 10 लेवल, यानी जो सिंपल सा आप समझिए यहाँ बेसिक न्यूमरेसी क्लास 10 लेवल और डाटा इंटरप्रिटेशन क्लास 10 लेवल, यानी DI, यानी सिंपल सा आप याद रखिए कि जो मैथ्स, इसमें मैथ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं इसको आगे आपको विस्तार से समझा देता हूँ कि GS2 का बेसिक सिलेबस क्या है। तो आप याद रखिए कि जो GS2 होता है, यानी सामान्य अध्ययन पेपर जो 2 होता है, तो देखिए उसमें रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, मैथ से क्वेश्चन आते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन यानी गद्यांश से क्वेश्चन आते हैं। आप इन 3 चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो ये 3 सब्जेक्ट आप अपने दिमाग में याद रखिएगा। DI मैथ्स के ही अंतर्गत आ गया DI। तो आप देखिए ध्यान रखिए दोस्तों, मैथ्स में आप जानते हैं कि आप मैथ्स का क्या क्या सिलेबस होता है। आप अगर आप तैयारी कर रहे होंगे आज, आप या अभी शुरू आप करना चाह रहे होंगे, तो जब आपका बैक ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैथ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड कॉम्प्रिहेंशन इसमें किस तरह का आता है, DI से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये सब चीज़ें, आप GS1 हुआ और GS2, इन दोनों को अगर आप जानना चाहेंगे तो आपको सबसे पहले बैक ईयर क्वेश्चन पेपर देखना होगा, यानी 10 साल का, पिछले 10 साल में IAS के जितने भी प्राथमिक पेपर हुए हैं आप उसको ले आइए। आप अच्छे से पहले आप पढ़ना मत देखिए, आप सिर्फ ये समझने की कोशिश करिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि हिस्ट्री से कैसे पूछा जाता है, पॉलिटी से कैसे पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स से कैसे पूछा जाता है, जियोग्राफी से कैसे पूछा जाता है, साइंस से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैथ से किस तरह के पूछे गए हैं, रीजनिंग से किस तरह के पूछे गए हैं, कॉम्प्रिहेंशन यानी गद्यांश से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों आप इसको तभी समझ पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप पहले वीडियो दूसरे वीडियो से आप ये इतना तो समझ गए होंगे कि आपको IAS की तैयारी करना कैसा है और आपको प्रीलिम्स के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल करेंगे, नेट पे सारे बैक ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, या आप मार्केट में जाएंगे, जो बुक स्टॉल होता है, आप उससे कहेंगे कि हमको सॉल्व्ड पिछले 10 साल का हमको सॉल्व बैक ईयर पेपर दे दीजिए, तो आपको वो दे देगा मार्केट में, आपको आसानी से हर एक बुक शॉप पे मिल जाएगा। तो आप जितने भी तैयारी शुरू करना चाहते हैं वो आप जाइए और बैक ईयर क्वेश्चन पेपर ले आइए, तभी आप इसको समझ पाएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कैसे कैसे चीज़ों को समझना है। और आप समझ ही गए होंगे कि जो आपका प्रीलिम्स का कट ऑफ होता है वो GS1 से ही आता है, जिसमें GS2 को सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि IAS की तैयारी आपको कैसे करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में लेके चलना है। बाकी दोस्तों आपके अगर कोई डाउट्स हों या आपके कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे, तो मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आपको अगर मुझसे कुछ छूट जा रहा हो, बाकी अभी मेरा इसके संबंधित अभी मेंस और इंटरव्यू से संबंधित वीडियो अभी और आएंगे इस पर IAS के। अभी 2 वीडियो मेरे हो जा रहे हैं, उम्मीद है कि 2 और वीडियो आएंगे, उन दोनों वीडियो में कम्प्लीटली आप समझ जाएंगे। मैं चाहूँ तो वीडियो लेंथी बना सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, आप आराम से समझिए कि आपको कैसे कैसे तैयारी करना है। तो अब आप प्रीलिम्स के बारे में और IAS के बारे में अच्छे से समझ गए होगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट्स हो या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे, तो मैं उस पर ज़रूर रिप्लाई दूंगा। आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में दे देंगे, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप अच्छे से सब कुछ समझ गए होंगे। तो अब चलते चलते बस आप एक बात याद रखिएगा कि आप इस चैनल को स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। जो भी दोस्त आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, जो भी भाई बहन इसकी तैयारी करना चाहते हैं या अभी तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, तो उनको ये वीडियो भेज देंगे तो उनको भी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।